नमस्कार दोस्तों, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कोर्स की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहली क्लास में हमने कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज की थ्योरी कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर की संरचनाओं के बारे में, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जो भी चैनल में नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की क्या क्या लिमिट्स होती हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं तो आप जान ही चुके हैं। कंप्यूटर आपके बहुत से सारे कामों को करता है, लेकिन कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन भी होती है जिसने बाहर कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जहां पर कंप्यूटर उन सीमाओं के दायरे में रहकर काम करता है और उनके बाहर जाकर काम नहीं करता है। सबसे पहले जो विशेषता है वो है बुद्धिमत्ता की कमी। ठीक है, लेक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। उसमें जो मानव होता है उसी के समान उसकी बुद्धि पाई जाती है, यानी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता जिसे हम कहते हैं, वो इंसान की तरह नहीं होती है। यह केवल यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर न तो दिए गए निर्देशों से कम काम करता है ना ज़्यादा। सामान्य बोध की कमी होती है, लेक ऑफ कॉमन सेंस। यह भी जानना जरूरी है कि कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता, क्योंकि गलती हमेशा यूज़र की होती है। अगर यूज़र उसे गलत काम लेता है तो उसे इसका सामान्य बोध यानी कॉमन सेंस भी नहीं होता है। अगर आपने कंप्यूटर को बताया नहीं है कि रिया एक लड़की है तो वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट लड़का ही मानेगा। उसे नाम करने में फ़र्क नहीं आता, उसे फ़र्क करना नहीं आता। कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है, यह सही या गलत की पहचान बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। अब तीसरा जो इसमें पाया जाता है वो है विद्युत पर निर्भरता, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड रहता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर एक धातु के डब्बे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अपग्रेड और अपडेट। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे समय समय पर अपग्रेड और अपडेट करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। यह तो आपको भी पता है, क्योंकि आप फ़ोन यूज़ करते हैं, तो जो मोबाइल फ़ोन होता है वो भी टाइम टाइम पर उसकी एप्लीकेशंस को आपने अपडेट करना पड़ता है। फ़ोन का सिस्टम भी जो होता है वो बिना अपडेट किए काम नहीं करता है। वायरस का इसमें खतरा रहता है। कंप्यूटर को हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। एक बार वायरस आ जाने पर यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसमें सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन, जो वह इन लिमिट के अंदर ही काम करता है, इससे बाहर वो काम बिल्कुल भी नहीं करता है। ये थी कंप्यूटर की लिमिटेशन। अब बात करेंगे संरचना यानी आर्किटेक्चर के बारे में। कंप्यूटर को पीढ़ी के अनुसार, कार्य के अनुसार और आकार के अनुसार तीन भागों में, मतलब तीन आधारों पर कई भागों में बांटा गया है। लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक कंप्यूटर की जो संरचना है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर की संरचना क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर इस बारे में डिटेल में आपको जानना है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने चैनल में पोस्ट की हुई है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही करवा पाएंगे। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग हार्डवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जा सकता है। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस आदि इनपुट का प्रयोग करते हैं।
साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या फिर हम निर्देश देते हैं। यह आईओ डिवाइस कहलाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जो दूसरा इसका संरचना है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये होती है कंप्यूटर के काम करने की प्रोसेसिंग। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, जो डेटा इनपुट होता है उसको प्रोसेस करता है। वो चेक करता है कि वह डेटा आपका अर्थमेटिक है या लॉजिक है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक दोनों है। अर्थमेटिक में अंकगणितीय और तार्किक गणना करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि वह अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर के रखता है। तीसरा होता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जो यूज़र के द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा को स्टोरेज करता है। यह प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है, दो प्रकार की होती है। जैसे उदाहरण के लिए रैम और हार्ड डिस्क। आउटपुट यूनिट की बात करें तो आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण आपका कंप्यूटर मॉनिटर है। यह आईओ डिवाइस कहलाती है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो उसके लिए भी मैंने यह एक वीडियो इस चैनल पर डाल रखी है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि इनपुट आउटपुट क्या होते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ आपको बताई है। अब बात करेंगे कंप्यूटर की जो हार्डवेयर संरचना होती है। यह सारे हार्डवेयर दो भागों में बटे रहते हैं। कंप्यूटर की हार्डवेयर जो संरचना होती है वो दो भागों में तो बटे ही रहते हैं, साथ ही इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम हार्डवेयर के अंदर डालते हैं, जैसे मॉनिटर या फिर आप जिसे एलसीडी कहते हैं, जिस पे आपको आउटपुट दिखता है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और यूपीएस। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब है मॉनिटर या एलसीडी। इसका प्रयोग किस लिए होता है, जो आपके आउटपुट का या प्रोग्राम का डिस्प्ले करने के लिए होता है, इसीलिए यह एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का यूज़ किस लिए होता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए किया जाता है, यानी कि एक यूज़र के द्वारा अपने डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। हम केवल कीबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा है माउस। माउस कंप्यूटर के जो प्रयोग होता है उसको आसान बनाता है। यह एक तरीके से रिमोट डिवाइस होती है और साथ ही इनपुट डिवाइस मानी जाती है। ठीक है, सीपीयू की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारा सारा डेटा इसमें सेव रहता है। कंप्यूटर के सभी भाग सीपीयू से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यूपीएस के बारे में। क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है एंट्री पावर सप्लाई। यह हार्डवेयर या फिर मशीन कंप्यूटर बिजली जाने पर सीधे बंद होने से रोकती है, जिससे हमारा सारा डेटा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। यह सारे हार्डवेयर दो भागों में बटे रहते हैं, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस में। इनपुट डिवाइस हमने अच्छे से समझ लिए थे। अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी को आपके कंप्यूटर पर आपको दिखाया जाता है या दिया जाता है, जिसके आधार पर आपको पता चलता है कि आउटपुट जो भी हमारा प्रोग्राम है या जो हमने डेटा बनाया है कंप्यूटर में वह सही बना है या नहीं बना है। उसका डिस्प्ले करने के लिए आपको आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर होता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले हम मॉनिटर को देखते हैं, ठीक है। यह IO यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के अलावा स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर सभी को पता रहता है, उससे हमें एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। जो भी आपका बनाया हुआ डेटा है, प्रोग्राम है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के बाद आप उसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी निकालने में मदद करता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आपको मॉनिटर पे शो होती है और प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी आपके हाथ में मिल जाती है। इनपुट डिवाइस एक बार फिर से समझ लेते हैं। इनपुट डिवाइस जिनसे कंप्यूटर में डेटा और कमांड स्टोर कराया जाता है या एंटर कराया जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, कि यूज़र के द्वारा कंप्यूटर में अपने डेटा को भेजना, उसमें वर्क करना इनपुट डिवाइस के द्वारा ही होता है। यह यूज़र के निर्देशों को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। आइए समझते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये दोनों चीज़ें हम कंप्यूटर चलाते समय सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से आप क्या करते हैं, बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस काफ़ी विकसित हो चुका है, जिनमें डेटा को टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस प्रकार के कुछ डिवाइसेस आपका माउस है, लाइट पेन है, ग्राफिक टैबलेट है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है और टच स्क्रीन है। यह सभी डिवाइस इस यूजर को मॉनिटर स्क्रीन पर आवश्यक चीज़ों को सिर्फ पॉइंट करके सिलेक्ट करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसीलिए इन डिवाइसेस को पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहा जाता है। आजकल तो इनपुट डिवाइस का काफ़ी हाई लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि आपको टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल बोलने मात्र से ही वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की सहायता से टाइप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप बोलते जाते हैं और आपका बोला हुआ हर एक शब्द अपने आप ही टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी ऐसी एप्लीकेशन अभी बन चुकी हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम और आगे आता रहेगा, विकास भी बढ़ता रहेगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आपको प्रगति देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड आपको पता है, साथ ही स्कैनर भी आपका इनपुट है, DVD ड्राइव भी, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, माइक्रोफोन, ठीक है। इन सब के माध्यम से हम डेटा इनपुट कर सकते हैं, ठीक। ये थी आपकी हार्डवेयर संरचना के बारे में। अब बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ काम करते हैं तो उसे सेव करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है, उसे ही मेमोरी कहा जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझने वाली बात है कि अगर हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट, अपना प्रोग्राम या फिर डेटा को हम बना रहे हैं तो उस डेटा या प्रोसेस को उसमें क्या करना है, स्टोर करता है, तो उसे ही मेमोरी कहा जाता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। वैसे तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, लेकिन जहां मनुष्य का मस्तिष्क बहुत सारे काम करने के साथ साथ हमारी यादों को भी सुरक्षित रखने का काम करता है, वहीं CPU केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना करके इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस डेटा को वह सुरक्षित नहीं रख सकता है। अब उस प्रोसेस डेटा को कहीं भी सुरक्षित रखना होता है तो इस कार्य का जिम्मा कंप्यूटर मेमोरी के पास होता है, ठीक है। CPU
क्या है, उसको मस्तिष्क तो कहा गया है, लेकिन वह पूरा काम नहीं करता है, वो मनुष्य की तरह नहीं है उसका दिमाग। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को बहुत सारे छोटे भागों में बांटा गया है जिन्हें हम सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का यूनिक एड्रेस या पाथ होता है। आप जब भी कोई फाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित या सेव करते हैं तो वह एक सेल में जाके सेव होती है। अब बात करते हैं ये कितने टाइप्स की होती है। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वह 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है परिवर्तनशील यानी वॉलेटाइल, इसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह सीधे सीपीयू के संपर्क में रहती है तथा इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू के द्वारा तीव्र और प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसे परिवर्तनशील यानी वॉलेटाइल मेमोरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती, जैसे उदाहरण के लिए रैम। ठीक है। दूसरा है अपरिवर्तनशील यानी नॉन वॉलेटाइल। इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे द्वितीय या सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर बताया गया है, ना कि मेमोरी के उदाहरण। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है वो है हार्ड डिस्क। स्पेस के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है रजिस्टर मेमोरी, दूसरी होती है कैश मेमोरी, तीसरी होती है प्राइमरी मेमोरी और चौथी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी की इकाई या फिर यूनिट होती है जिसके बीच में कंप्यूटर का मापन किया जाता है, इसको समझ लेते हैं। जिस प्रकार समय मापने के लिए सेकंड, आवाज़ को नापने के लिए डेसिबल, दूरी को नापने के लिए मिलीमीटर और वजन को नापने के लिए ग्राम जैसे मात्रक हैं, इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में भी स्टोरेज की क्षमता को नापने के लिए भी मात्रकों का निर्धारण किया गया है। इसे कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या यूनिट कहते हैं। यह आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट या इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, अब किसे कहते हैं वो समझते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, यानी कि एक बिट बाइनरी संकेत अर्थात 0 और 1 में से केवल एक युग्म मूल्य यानी बाइनरी वैल्यू होता है, और जब 4 बिट को मिला दिया जाता है तो उसे निब्बल कहते हैं। यानी एक निब्बल जो 4 बिट बाइट के बराबर होता है, यानी कि 8 बिट के एक समूह को एक बाइट कहते हैं। सामान्यतः जब आप एक अंक या अक्षर अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसको एक बाइट से व्यक्त किया जाता है, या सीधे शब्दों में कहें तो वह एक बाइट के बराबर जगह घेरता है। यानी एक बाइट बराबर 8 बिट बराबर 2 निब्बल। इसी प्रकार लगभग 11099511627776 बाइट के समूह को टेराबाइट कहा जाता है, और एक टेराबाइट में लगभग 20 लाख MP3 को स्टोर किया जा सकता है। आप इस तरह से समझिए, एक बिट का मतलब होता है 0 और 1, 4 बिट का मतलब होता है एक निब्बल, 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट्स, 1000 बाइट्स का मतलब होता है 1 किलो बाइट्स, जिसे हम KB कहते हैं। 1024 किलोबाइट यानी 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट 1 पेंटाइट, 1024 पेडाबाइट 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट 1 जेट बाइट, 1024 जेटाबाइट
1 जेड बाइट। ये थी कंप्यूटर की मेमोरी। अब बात करते हैं अनुप्रयोग के बारे, यानी कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक पावरफुल मशीन है। आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग किया जा रहा है। एग्जाम में भी कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो सभी को पता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जीके क्विज भी खेले जाते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से ही बहुत से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। डेटा प्रोसेसिंग। बड़े और विशाल पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए और सूचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इससे डेटा को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और सूचनाओं को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा है एजुकेशन में, शिक्षा में किस तरह से कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर ने आधुनिक शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों को भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया है तथा कई जगहों पर स्मार्ट क्लास पर जोर दिया जा रहा है, जो कि कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो पाता है। ये थी एजुकेशन लाइन में कंप्यूटर की उपयोगिता। अब बात करते हैं बैंकिंग लाइन में। बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के उपयोग ने क्रांति ही ला दी है। पुराने जमाने के बही खाते और रजिस्टर की जगह अब कंप्यूटर ने ले ली है। बैंकों के अधिकांश कार्य जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं, जैसे कि पैसे निकालना और जमा करना, यहाँ तक कि रुपया गिनने के लिए भी कंप्यूटरीकृत मशीनें उपलब्ध हैं, जो सभी ने देखी हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन यानी संचार। 4G, 5G, 3G ये सब सुना होगा आपने। इंटरनेट को आज बच्चा बच्चा प्रयोग कर रहा है। कंप्यूटर तकनीक ने ही संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है। आपने देखा होगा कि बिना इंटरनेट के आजकल कोई भी मोबाइल नहीं है। अब तो सरकार ने भी इंटरनेट फ्री कर दिया है, मतलब ज़्यादा दिया है। तो सभी सोशल मीडिया में देखो किस तरह से लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। मनोरंजन की बात करें तो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया में जिसने भी अपना रोज़गार बनाना है और साथ ही आपका सिनेमा लाइन, टेलीविज़न, वीडियो गेम खेलना, ये सारा कुछ आपका होता है कंप्यूटर के माध्यम से। प्रशासन की बात करें तो हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है। प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी ई गवर्नेंस के रूप में आज लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। बात करें सिक्योरिटी की, आज बिना कंप्यूटर के हमारी जो सुरक्षा है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट ट्रैक करने में, हवाई हमलों के बारे में, सीसीटीवी कैमरे में कंप्यूटर का उपयोग होता है, ये सभी को पता है। अब बात करते हैं वाणिज्य के क्षेत्र में। कॉमर्स में किस तरीके से दुकान, बैंक, बीमा करवाना हो, क्रेडिट कंपनी से बात करनी हो, उसमें काम करवाना हो, फंड खोलने हो आदि में कंप्यूटर का बहुत से ज़्यादा उपयोग होता है। कंप्यूटर के बिना काम करना जो आपकी आर्थिक दुनिया है, वित्तीय दुनिया है, उसके लिए असंभव है। इंडस्ट्री की बात करें, बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे औद्योगिक संस्थान हैं जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर हैं। संयंत्र प्रक्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसके अलावा चिकित्सा के लाइन में, मेडिसिन के लाइन में भी कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न शारीरिक रोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों का विश्लेषण और निदान भी कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। आधुनिक युग में जैसे एक्सरे करना, सीटी स्कैन करना, अल्ट्रासाउंड करना, यह सारे काम आपको कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
जो आगे के थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं कंप्यूटर के बारे में वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।